हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र बाय डॉक्टर आनंद रंगनाथन। डॉक्टर आनंद रंगनाथन एक साइंटिस्ट हैं, एक ऑथर है। इनकी पहले भी 3 बुक्स आ चुकी हैं। ये इनकी बुक पहली नॉन फिक्शन बुक है, लेकिन बहुत ही अ, अच्छी बुक जिसको आप कह सकते हैं। इतनी इन्होंने एक एनालिसिस करी है, एक बहुत ही क्रिटिकल इशू को इस बुक में उठाया गया है, जिसके बारे में या फिर हम जानते नहीं हैं, अगर जानते हैं तो कम जानते हैं, पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, ये है कि इन इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। अब ये सेक्युलर कंट्री तो है, लेकिन हर कंट्री में एक मेजॉरिटी क्लास होती है। तो इंडिया में जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो हिंदू हिंदू है। लेकिन इसमें इन्होंने ये बताया है कि मेजॉरिटी रिलीजन होने के बाद भी जो हिंदूज हैं उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन का नहीं, एट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए इन्होंने 8 रीजंस दिए हैं। कई मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन मेन उन्होंने 8 रीजंस दिए हैं। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि वो 8 रीजंस कौन-कौन से हैं, और उन 8 रीजंस को एक-एक चैप्टर के हेड के अंदर उन्होंने करा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये बुक पढ़नी है, तो आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख इससे ऊपर हट के, इस माइंडसेट को हटाने के बाद आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। आपको एक इंसान बन के ये बुक पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपना रिलीजन दिमाग में रख के इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको गुस्सा आएगा। आपको लगेगा कि ये क्या बात होती है, हर जगह हिंदूज़, हिंदूज़, हिंदूज़ कर रहे हैं। क्या माइनॉरिटी के साथ कुछ नहीं हुआ है? ऐसे नहीं पढ़ना है। आप इसको एकदम अनबायस्ड वे में पढ़ेंगे बुक को, तभी आप इसको पढ़िए। ये एक आई ओपनर है। इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कई तरह के मिक्स्ड इमोशंस आएँगे, इनजस्टिस का इमोशन आएँगे, आपके मन में गुस्सा भी आएगा, और एक आपकी आँखें भी खुलेंगी सच्चाई से। लेट्स स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं। इनका पहला जो चैप्टर है, स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल। इसमें इन्होंने बताया है कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स होते हैं, इस पे स्टेट का कंट्रोल होता है। 25% या 21% कुछ टैक्स का अमाउंट है जो हिंदू टेम्पल्स स्टेट को देते हैं। जो इसको देने में असक्षम होते हैं, जो नहीं दे पाते हैं, भले ही वो 600 साल पुराने मंदिर है, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, वो बंद हो जाते हैं, कहीं वीराने में पड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने इस पे उठाया है वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जो ये टेम्पल्स होते हैं इनका एक ग्रुप होता है, एक मैनेजमेंट होता है। इस मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन हिंदू भी होते हैं, जबकि ये बाकी रिलीजन के जो मैनेजमेंट का ग्रुप है उसमें ये अलाउड नहीं होता है। इन्होंने ये नहीं कह रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ नहीं कही डॉक्टर आनंद ने कि आप उसमें नॉन रिलीजन बंदे को ऐड क्यों कर रहे हैं। अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं हिंदूज़ के मैनेजमेंट ग्रुप में, तो बाकी ग्रुप में क्यों नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये रेज़ किया है। और ये चीज़ इसके साथ इन्होंने कई कुछ केसेस भी बैक करे हैं, जिसके बारे में बताया है, उसकी आर्ग्यूमेंट्स, जजेस की स्टेटमेंट, उसके अगेंस्ट जो जो बातें हुई हैं, जो फेवर में हुई हैं, वो सब इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। कोई भी चीज़ हवा में बातें नहीं करी गई हैं। दूसरा पॉइंट आता है इनजस्टिस टुवर्ड कश्मीरी हिंदूज। जो ये एक सेकेंड चैप्टर है इसका, इसके बारे में हर कोई जानता है। इसके ऊपर मूवी बनी है, कश्मीरी हिंदूज के ऊपर जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ था, वो मूवी कितनी कंट्रोवर्सी में रही है, इससे भी कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, कि मूवीज में जितना दिखाया जाता है वो उतना ही दिखा सकते हैं कि जितना इंसान एक बर्दाश्त कर सके। लेकिन उसके बियॉन्ड इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसको बताना, लिखना बहुत मुश्किल होता है। उस फ्लाइट को, उस दर्द को आप तब समझ सकते हैं जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरी चीज़ है कि इनजस्टिस हुआ, उसके बाद भी जो वहाँ पे हिंदूज़ रह रहे हैं वो अभी भी रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उनको एक प्रॉपर स्टेटस नहीं मिला। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट का क्या मूव रहा, उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में बात करी है। तो उससे भी हमको पता चलता है कि हिंदूज़ हिंदू राष्ट्र में उनका क्या स्टेटस हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली उनका होमलैंड है, लेकिन गवर्नमेंट उनको जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाया है। फिर आता है तीसरा चैप्टर जो है वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट ऑफ 1995। इसमें उन्होंने बताया है कि ये एक अनपैरेलल पावर है, और ये इतनी डेंजरस है जो आपकी कई राइट को हनन कर सकती है, जिसको कहा जा सकता है। आप मुकेश अंबानी का जो बंगला बना है जहाँ पे, वो जो लैंड है वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। जब इतने पावरफुल इंसान को उसके
अंडर में, कंट्रोल में, एक उसमें रहना पड़ सकता है। तो आप एक पुअर उसका समझ सकते हैं कि जो एक गरीब पिछड़ी जनजाति का इंसान या गरीब इंसान है जिसके पास इतनी पावर नहीं है मुकेश अंबानी जैसे, उसका क्या हाल होगा। और दूसरी चीज़ आपको जान के ये बड़ा ताज्जुब होगा कि जो ये वक्फ बोर्ड है वो किसी की भी ज़मीन कभी भी इवैक्यूएट करवा सकता है और इसके अगेंस्ट किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। ये आपको जान के थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन हाँ, इट्स अ रियलिटी। और इसमें उन्होंने और भी चीज़ें, कई चीज़ें इसके बारे में बताई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई लेजिटिमेट ओनर्स नहीं है, ये किसी को भी वो इवैक्यूएट करवा सकते हैं, किसी भी लेजिटिमेट ओनर से, उनके लैंड से क्लेम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास पूरी राइट है। और आपको पता है एक चीज़ और, दिल्ली का 70% लैंड वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। इवन जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस बने हैं वो सब उस लैंड के अंदर आते हैं, ऑन दैट टू ऑन लॉन्ग टर्म लीज जो दिया गया है उनको। फिर हम लोग बात करते हैं आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट, ये जो एक्ट है ये हिंदू ओन्ड इंस्टीट्यूशन है। आरटीई एक्ट में एग्जैक्टली क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, जो हिंदू स्कूल्स वगैरह हैं बेसिकली, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं और जो बाकी मुस्लिम स्कूल, उनकी बात नहीं हो रही है, जो हिंदूज प्राइवेट स्कूल है इसमें एक 25% का उनको कोटा रखना पड़ता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए उनको रीइम्बर्समेंट गवर्नमेंट से टाइम पे नहीं मिलता। उसका रिजल्ट क्या होता है, कई इंस्टीट्यूशन शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो कैरी नहीं कर पाते हैं ये बर्डन, क्योंकि वो लॉस में चल रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो फीस हाइक करते हैं, बुक्स की फीस हाई करेंगे, बुक्स की हाई करेंगे, ट्यूशन फीस हाई करेंगे, कुछ भी हाई करेंगे उसको रिकवर करने के लिए। और ये चीज़ बाकी स्कूल्स, रिलीजन स्कूल के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होती है। इंडिया अगर सेक्युलर कंट्री है, आप सब चीज़ बराबर में करिए। एक तो कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ये चीज़ तब करी गई थी जब किसी को हम अपलिफ्ट करना चाह रहे थे। जहाँ पे जो क्लास अपलिफ्ट हो चुकी है, आपको अगर ये बेनिफिट्स देने हैं तो वो रिजर्वेशन देने हैं तो आप उनको दीजिए जो एक्चुअली में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। उस चीज़ से हट के कि वो कौन सी रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है। जहाँ पे कास्ट और रिलीजन आता है वो सिर्फ वोट बैंक का काम करता है और किसी चीज़ का काम नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लेजिस्लेशन दैट अपीज नॉन हिंदूज बट टारगेट है हिंदूज। तो इसके लिए आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केसेस दिए हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे डिवोर्स का केस जो होता है, डिवोर्स होता है उसके लिए कैसे कैसे रूल्स है, लॉज है, अलग अलग है। चाइल्ड मैरिज एक्ट वगैरह, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत डिटेल में बात करी है। अगर आपको एक इंसाइट चाहिए, अगर आप चाहते हैं डिटेल जानना, अगर आप चाहते हैं कि किसी को अगर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास ना कहकर एट्थ क्लास कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। फिर आते हैं जुडिशरी दैट एक्सक्लूसिवली ट्राई टू रिफॉर्म हिंदुज्म, जो हिंदुज्म को ही सिर्फ रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और किसी को क्यों नहीं। या फिर उनमें इतनी आपको लगता है कि सहन शक्ति है कि आप रिफॉर्म, एक्चुअली पता है बेसिक रीज़न क्या है, सहन शक्ति की भी बात नहीं है। बेसिक रीज़न क्या है कि हम लोग को शुरू से इस तरीके से पढ़ाया गया है कि ये सिर्फ हिंदूज की बात नहीं करी जा रही है, हर रिलीजन की बात कर रही है। लेकिन हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोगों को ना अब अपने पे गर्व नहीं रह गया है। जब आप अपने पे ही गर्व नहीं कर रहे हो तो आपको उसमें अगर कोई चेंजेस करने को कहा जा रहा है तो आप उसको बहुत रीडली एक्सेप्ट कर लोगे। ओके फाइन, इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत सारे चीज़ आ जाती है कि बहुत सारे ग्रुप से स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं यही जस्टिस है, यही सही है, यही सही तरीका है। सही गलत कुछ नहीं होता है, सही तरह गलत होता है अपना खुद का मापदंड जो हम तय करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेलिब्रेटिंग दोज हु किल्ड एंड कन्वर्टेड मिलियंस ऑफ हिंदूज। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक था जिसने बहुत टच किया मुझे, क्योंकि हम लोगों को ना हिस्ट्री पढ़ाई उतनी गई है जितनी उनको लगा पढ़ानी चाहिए, जितनी लगा छिपानी चाहिए, जितनी लगा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री उन लोगों के कसीदे पढ़ने के लिए लिखी गई जिन्होंने हमको डिफीट किया, हमारे ऊपर राज किया। आपने उनकी तारीफ करी, आपने उनकी बर्बरता नहीं दिखाई, आपने उनकी हिंसा नहीं दिखाई जो उन लोगों ने लोगों के साथ करी। औरंगजेब की मज़ार है, लोग जाके उसके पास जाके आंसू बहाते, इस बुक में लिखा है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, लेकिन अवेयर सबको ही है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हर कोई अपने आप को सेफर साइड में रखना चाहता है, आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि ये इसमें बुक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि लोग उनकी मज़ार के पास जाते हैं कि आपको नहीं पता औरंगजेब कैसा था। आप टीपू सुल्तान के बारे में तारीफ करते हैं, टीपू सुल्तान ने कैसे हिंसा करी थी ये आपने पढ़ा ही नहीं है।
हम लोग को आधी चीज़ पढ़ाई गई, आधी नहीं पढ़ाई गई। मूवी बना दी गई कि सलीम का एक रोमांटिक सा फेस दिखा दिया गया कि वो बहुत हम्बल, बहुत रोमांटिक और बहुत एकदम सैड था, ये था वो था, लेकिन रियलिटी तो अलग है ना। रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, इस मूवी का डायलॉग था, आंखें मूवी का, अगर देखी हो तो। फिर उसके बाद आता है एक एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे लास्ट में उन्होंने कवर किया है क्योंकि ट्रम्प कार्ड लास्ट में निकाला जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, इसके बारे में आपको खुद इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत छोटी पतली सी बुक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसको पढ़ते जाएंगे और हर चैप्टर के बाद आप सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या ये सही है या कुछ और होना चाहिए। देश का निर्णय, देश कैसे चलना है, कैसे क्या होना है, ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, यूनानिमस डिसीजन होता है। हर किसी की राइट, हर किसी का ओपिनियन इम्पोर्टेंस रखता है। पढ़िए, समझिए, रिलीजन से हट के चीज़ों को देखिए, इंसान बन के देखिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी अपने आप। थैंक यू सो मच। ये बुक मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही रिकमेंड करी थी कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए। उन्होंने बाकी 2 बुक्स भी मुझे रिकमेंड करी हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो हियर इज़ योर फर्स्ट वन, नेक्स्ट टू आर इन क्यू। सी यू सून अगेन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।